नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं संविधान का ही एक भाग, प्रस्तावना। क्या स्टार्ट करना है? प्रस्तावना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक लाइन है कि संविधान पे कि तुम्हारे हर सवाल का एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारे हर सवाल का एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कदर से संविधान बनाया है ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों को कोई किसी प्रकार के परेशानियों के सामना न करना पड़े। नहीं तो आपको क्या लगता है, हमारे ये जो नेता है ना आज का, ये बेच के खा जाया होता दोस्तों, अगर उस प्रकार से संविधान नहीं बना होता। तो संविधान रोकता है उसे कुछ वैसी कदम उठाने से। नहीं तो इतना बेईमान बेईमान नेता है ना दोस्तों कि क्या ही बताएं। खैर, हम देखते हैं कि किस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने काम किया हमारे लिए, कितने ईमानदारी से उन लोगों ने हमारे लिए ये संविधान को प्रस्तुत किए। तो आइए, प्रस्तावना जो कि संविधान का एक परिचय पत्र है दोस्तों, इस परिचय पत्र को हम आज देखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना को आज स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो प्रस्तावना दोस्तों, जैसे कि हमने बता रखा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही एक परिचय पत्र है। संविधान का ही क्या है? परिचय पत्र है। इसको, इस प्रस्तावना को विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार का नाम दिया है। उन सभी नामों को हम अंत में देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि प्रस्तावना संविधान का ही एक परिचय पत्र है दोस्तों। संविधान का ही एक क्या है? प्रस्तावना। तो परिचय पत्र है। कैसे दोस्तों, कैसे संविधान का परिचय पत्र है? आप किताब देखते होगे, किताब का जब खोलते होगे किताब, तो पहले ही पेज पे उसमें लिखा हुआ रहेगा आपको सभी इंट्रोडक्शन में कि सभी चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा कि ये चैप्टर इस पेज नंबर पे पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, प्रस्तावना में भी जो संविधान का मुख्य विशेषता है, संविधान में जो मेन बातें हैं, उन बातों को रखा गया है ताकि आप समझ सको कि हमारा संविधान का प्रकृति जो है वो किस कदर है। आप प्रस्तावना को भी पढ़कर अपने संविधान की विशेषता के बारे में समझ सकते हो, केवल एक पेज प्रस्तावना को पढ़कर दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि वैसी क्या है इस प्रस्तावना में। ठीक है, तो प्रस्तावना दोस्तों समझने से पहले आप समझो कि जिस प्रकार से आप मानो कि किसी शादी में गए हो। ठीक है, अगर आप शादी ब्याह में कभी गए हो तो आप देखे होगे कि गेट जो रहता है, गेट रहता है। ठीक है, गेट पे जो दूल्हा और दुल्हन रहती है, वो गेट पे दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर होता है। ठीक है, गेट पे क्या होता है? दूल्हा दुल्हन की तस्वीर। इसमें कुछ विशेषता लिखा रहता है दूल्हा के बारे में और दुल्हन के बारे में कि दूल्हा क्या है पेशा से, ठीक है, और दुल्हन क्या है। तो ये विशेषता, हाँ, गरीबों की शादी में नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थोड़ा ठीक ठाक घरेनस का जो शादी है उसका शादी में जाओ। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जो विशेषता दूल्हा दुल्हन की दिख रही है इस गेट पे, उसी प्रकार से जो हमारे संविधान की विशेषता है वो कहाँ पे दिखता है? ये गेट पे। गेट का ही काम करता है इस प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना क्या है? शादी वाला घर का गेट है जिस पे दूल्हा दुल्हन की विशेषता फ़ोटो के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब जब आप गेट के अंदर एंट्री करोगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा आपको। इस लिस्ट में जिसको हम अनुसूची कहते हैं, इस लिस्ट में आपको मिलेगा कि कहाँ पे जाओगे तो क्या खाने का सामग्री मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको रसमलाई मिलेगा। यहाँ जाओगे, इतना नंबर पे जाओगे तो आपको जो है आइसक्रीम मिलेगा। आप यहाँ जाओगे तो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है, आपको पानी पूरी मिलेगा। यहाँ जाओगे चाट मिलेगा, छोला मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से विशेषता मिलेगा कि गेट से एंट्री करोगे अंदर तो यहाँ पे लिस्ट मिलेगा। अब आप इसके बारे में जानना चाहते हो, इस गुपचुप की स्वाद चखना चाहते हो, तो आपको इसके पास जाना होगा। रसमलाई का स्वाद
अगर आप चुस्की लेना चाहते हो इसका क्या कहा जाता है आइसक्रीम का, तो आपको आइसक्रीम के पास जाना होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि राज्य, अनुसूची में बताया गया है कि राज्य मिलेगा तो राज्य के पास जाकर आपको वहाँ पे देखना होगा, तब राज्य का विशेषता पता चलेगा कि क्या है। इसमें लिखा रहेगा आपको नगर पालिका, पंचायत, तो पंचायत के पास जाकर आपको पता करना होगा उसके बारे में। ठीक है, तो आइए हम एंट्री मारते हैं गेट से। तो गेट पे जैसे ही आए प्रस्तावना मिला, तो इस प्रस्तावना को आज हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों प्रस्तावना जो है, इस पर प्रस्तावना पर जो है अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। अमेरिकी संविधान का प्रभाव मतलब क्या होता है कि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को भारत में लिया गया। क्या किया गया है? भारत में अपनाया गया। तो भारत का जो प्रस्तावना है संविधान में, वो किससे लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का कुंजी। आप समझो कि भारतीय संविधान का इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कहने का मतलब कि आप भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले उसको खोलना होगा। ठीक है, उसको खोलने के लिए कुंजी की आवश्यकता होगा। तो कुंजी के बारे में आप जानो, पहले कुंजी की विशेषता क्या है, तो इसी से आपको संविधान की विशेषता पता चलेगा। तो भारतीय संविधान का कुंजी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। और ये किसने कहा था दोस्तों? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना को जो संविधान का कुंजी कहा था, उनका नाम था के.एन. मुंशी। क्या नाम था दोस्तों? के.एन. मुंशी। तो के.एन. मुंशी ने भारतीय संविधान का प्रस्तावना को क्या कहा था? कुंजी कहा था दोस्तों। तो भारतीय संविधान के जो कुंजी है वो कौन सा है? प्रस्तावना है। किसने कहा था? के.एन. मुंशी ने कहा था। इसको भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है दोस्तों। किसका? संविधान का। किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था इसको। किसको दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा है। आत्मा क्या होता है? आत्मा दोस्तों, आत्मा अगर आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि आत्मा शरीर का वो भाग है, वो हिस्सा है जिसको निकल जाने से शरीर का कोई कीमत ही नहीं रह जाता है, कोई मोल ही नहीं रह जाता है। शरीर बिल्कुल ही क्या हो जाता है? शरीर मिट्टी के समान बन जाता है दोस्तों, आत्मा नहीं होने पे। तो संविधान में अगर प्रस्तावना नहीं है, अर्थात प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है वो अगर संविधान में नहीं रहेगा दोस्तों, तो संविधान हमारे लिए एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाता है, तो समझो संविधान का आत्मा ही निकल गया। हमारे लिए कोई उपयोग के लायक संविधान नहीं रह जाएगा दोस्तों, अगर प्रस्तावना का जो शब्द है उसको संविधान से हटा दिया जाए तो। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं कि वैसी क्या है वैसी प्रस्तावना में जिसके कारण इसको संविधान का आत्मा कह दिया लोगों ने, ठाकुरदास भार्गव ने। इसको प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कह दिया है। क्या कह दिया है? जन्म कुंडली भी बोला गया है दोस्तों। आप समझ पा रहे हो कि इसको जन्म कुंडली भी बोल दिया गया है। वैसी क्या है इसमें विशेषता जिसके कारण इसको जन्म कुंडली भी कहा जा रहा है संविधान का? इसको दोस्तों इसे कहा गया है कि ये प्रस्तावना जो है ये अमेरिका में संविधान में जिस प्रकार से अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसको तुलना किया गया अमेरिका के घोषणा पत्र से। ये तुलना किसने किया? एम हिदायतुल्लाह ने। एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने दोस्तों कहा है
कि जिस प्रकार से अमेरिका संविधान में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र था, उसी प्रकार से प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में है दोस्तों। एम हिदायतुल्ला ये जो है रिटायर्ड क्या थे, तो न्यायमूर्ति थे, जज थे दोस्तों। तो आइए दोस्तों प्रस्तावना के बारे में हम जानते हैं। अभी तक हमने देखा कि प्रस्तावना जो होता है एक इंट्रोडक्शन होता है संविधान का, ठीक है, जिसको अंदर जाने पर पता चलता है कि संविधान, जिससे संविधान के विशेषता पता चलता है, संविधान के चरित्र के बारे में हमको जानने को मिलता है। प्रस्तावना को दोस्तों आत्मा कहा है संविधान का। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को इस संविधान का जन्म कुंडली या संविधान का कुंजी कहा है के.एन. मुंशी ने दोस्तों। किसने कहा है? के.एन. मुंशी ने कहा है। हिदायतुल्ला ने इसको अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा है दोस्तों, एम हिदायतुल्ला, ठीक है। तो हमने देखा कि प्रस्तावना जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर हम गोते लगाते हैं और देखते हैं दोस्तों। प्रियम्बल, प्रियम्बल को दोस्तों देखते हैं। दोस्तों प्रियम्बल है जिसमें भारतीय संविधान के इस प्रियम्बल में संविधान के मूल्यों और आदर्शों और उद्देश्यों का वर्णन मिलता है दोस्तों। प्रस्तावना में क्या मिलता है? संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का वर्णन मिलता है। संविधान का क्या उद्देश्य है, क्यों संविधान बन रहा है, इसका वर्णन बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हो तो आप किस में देख पाओगे? तो प्रस्तावना में। अर्थात संविधान भारतीय जनता को, भारतीय नागरिक को क्या देनी चाहती है। जब दोस्तों भारत अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ठीक है, उसी समय भारतीय संविधान बनने का मतलब कि तैयारी हो रही थी, संविधान बनना शुरू हो गया था दोस्तों। 1946 से ही, दिसंबर 1946 से ही बनना शुरू हो गया था। तो उस समय जब प्रस्तावना अगर देखा जाए तो इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को यह है प्रस्तावना हमारा दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को SSSR, क्या दोस्तों? अगर एक स्लाइड आप चाहें तो दूसरा ले सकते हैं हम कि प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत को SSSR। अब ये SSSR क्या है दोस्तों? एस से होता है दोस्तों सोवरेन, SOVREIN, सोवरेनिटी, और जिसका हिंदी होता है संप्रभु। संप्रभु के मतलब आप जानते हो। और फिर एस से होता है दोस्तों सोशल या सोशलिस्ट, जिसका हिंदी होता है आप समझो समाजवादी। फिर एस से होता है दोस्तों सेकुलर, इसका हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। डी से डेमोक्रेटिक होता है दोस्तों, इसका हिंदी होता है लोकतांत्रिक। और आर से होता है रिपब्लिक, इसका हिंदी गणराज्य। प्रस्तावना अगर याद करना है तो इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। कैसा राज्य बनाएंगे? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। तो पहले तो आप ये जानो कि हमने ये सारी शब्द आप लोग को बता चुका है। संप्रभु मतलब क्या होता है? तो संप्रभु अगर आप समझना चाहो तो ये भारत है दोस्तों, ठीक है। कोई भी देश अगर आंतरिक भाग में इसका आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली, कोई भी डिसीजन लेने के लिए खुद वो है जो सर्वशक्तिशाली है, और बाह्य डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है बिल्कुल, किसी के दबाव में आकर वो डिसीजन नहीं लेगा देश, कोई दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं। तो वो जो देश है वो संप्रभु है दोस्तों। आंतरिक भाग में सर्वशक्तिशाली और बाह्य भाग में क्या है? स्वतंत्र है। जैसे अगर आप देखो तो भारत किसी भी देश से समझौता करे, किसी देश के साथ लड़ाइयाँ करे, किसी अन्य देश से नहीं पूछेगा दोस्तों, इसका खुद निर्णय होगा कि किसके साथ ये समझौता कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये संप्रभु देश का क्या है, आप कह सकते हो परिभाषा। तो संप्रभु आप समझ गए हो। समाजवादी दोस्तों हमने पिछले क्लास में बताया कि समाजवादी क्या होता है। तो समाजवादी मतलब होता है दोस्तों कि वो जो देश होगा वो क्या करेगा? जनता के कल्याण का काम करेगा, जनता के बीच जो होगा भेदभाव के नीति को त्यागेगा, तो वो समाजवादी है दोस्तों। समाजवादी हमने बताया कि लोगों की आवश्यकता का जो होगा पूर्ति करेगा, तो वो समाजवादी देश होगा। मूलभूत आवश्यकता, घर, मकान, पोशाक, ये सब जो होगा दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब देगा, तो वो जो देश है वो समाजवादी देश है। तो भारत समाजवादी देश भी है, क्योंकि भारत में भी भारत सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, अपनी सरकारी नीतियों के माध्यम से यहाँ के जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधा का उपलब्ध कराती है। मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम करती है दोस्तों। तो समाजवादी देश है। और सेकुलर मतलब दोस्तों आगे हम बताएंगे इसी क्लास में। सेकुलर पंथ निरपेक्ष जो होता है, मतलब किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म से राज्य जो होगा तटस्थ होगा, ठीक है। इसको आगे बताएंगे। लोकतांत्रिक दोस्तों मतलब आप जानते हो कि जहाँ का जो शासन का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री, उसका निर्वाचन होता है, तो वो लोकतांत्रिक देश होता है। रिपब्लिक गणराज्य दोस्तों हमने बता रखा है कि जो राष्ट्र का शासन होता, राष्ट्र का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति भारत में जो है उसका निर्वाचन होता है, तो वो जो देश है वो क्या कहलाएगा? गणराज्य। तो ये सारी विशेषता भारत ने कहा अंग्रेज़ों से कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि ऐसा करके तुम क्या दोगे यहाँ के लोग को? यहाँ के लोग को ऐसा करके क्या दोगे? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके यहाँ के लोगों के तुम क्या दोगे? तो इन्होंने कहा कि सुनो भाई, क्या देंगे? हम देंगे लोगों को जे फॉर जस्टिस, JL, जवाहरलाल, JLE दोस्तों। जे से होता है जस्टिस मतलब न्याय, क्या? न्याय। L से होता है लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, क्या? स्वतंत्रता। ई से होता है इक्विलिटी मतलब होता है दोस्तों समानता। उन्होंने कहा, जब पूछा अंग्रेज़ों ने कि ऐसा करके तुम क्या दोगे यहाँ के नागरिक को, तो कहा कि हम JLE देंगे, न्याय देंगे, जस्टिस, ई से इक्विटी देंगे, समानता देंगे, स्वतंत्रता देंगे दोस्तों। इसको याद करने के लिए जवाहरलाल और ई से एडवीना दोस्तों, एडवीना और जवाहरलाल नेहरू में, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडवीना जो है, ये हमारे भारत के जो भारत जब गुलाम थे, किनका? भारत जब गुलाम था ब्रिटिश का, तो उस समय अंतिम वायसराय जब था, जिसका नाम था उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। माउंटबेटन की ये पत्नी एडवीना, ठीक है, भारत आई थी। तो जवाहरलाल नेहरू और एडवीना के बीच में जो है
कुछ लव अफेयर शुरू हो गया और इन दोनों के बीच में लव अफेयर ज़्यादा लंबा चला दोस्तों। ऐसे इनको आने से पहले भी गवर्नर के स्विमिंग पूल में नेहरू जी कभी नहाते हुए मिले, लेकिन जब ये आई तो दोनों साथ में नहाते हुए भी मिल गई। ठीक है, एडवीना जो कि किन की पत्नी है, ये ब्रिटेन की थी, जो कि अंतिम वायसराय माउंटबेटन की पत्नी थी, और नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। दोनों के बीच में क्या चला था, तो दोनों के बीच में वही लव अफेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि हम क्या देंगे, JLE जवाहरलाल अरे एडवीना, न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे और समानता देंगे। ठीक है, अब न्याय कितना प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया है दोस्तों प्रस्तावना में, और स्वतंत्रता 5 प्रकार के। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के और समानता 2 प्रकार का दोस्तों। तो आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे ताकि लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, क्या है दोस्तों कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, तो भारत को जो बनाएंगे संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या, पंथ निरपेक्ष, और है दोस्तों कि लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिले, यहाँ के लोगों को न्याय मिले, जस्टिस। न्याय कितना प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय दोस्तों, न्याय मिले। न्याय में क्या क्या, तो सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को न्याय देंगे और क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे, स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, लिबर्टी, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे। 5 प्रकार का कौन कौन सा स्वतंत्रता, तो एक तो है, पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों, जो न्याय है, सामाजिक न्याय क्या है इसको समझते हैं। सामाजिक न्याय दोस्तों प्रस्तावना में सामाजिक न्याय अगर देखें तो ये है दोस्तों, सामाजिक न्याय का अभिप्राय ये है कि समाज में जो उपस्थित संसाधन है, सामाजिक न्याय कहता है कि जो समाज में उपस्थित संसाधन, ठीक है, समाज में जो उपस्थित संसाधन है उस संसाधन का उचित वितरण, संसाधन जो है ना, इस संसाधन का उचित क्या होनी चाहिए, उचित वितरण होनी चाहिए, उचित बंटवारा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उच्च और नीच ये लिंग के अनुसार पुरुष है या महिला है इसके अनुसार नहीं, सभी लोगों में बराबरी का बंटवारा होना चाहिए। जो समाज में संसाधन है उस संसाधनों का उचित वितरण, कहने का मतलब ये हुआ कि जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो इसको सामाजिक न्याय के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये भी हो जाता है कि व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की मूलभूत सुविधाएं, ये सब जो सुविधाएं मूलभूत सुविधा, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है दोस्तों, ये सब का सुविधा का उपलब्ध कराना, ये कैसी न्याय हो जाएगा, तो सामाजिक न्याय हो जाएगा। आर्थिक न्याय क्या हो गया, तो आर्थिक न्याय अगर आप देखो तो इसका चर्चा अच्छा, सामाजिक न्याय का चर्चा आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पे आर्टिकल 38 में देखोगे। ठीक है, किसमें, 38 में, 41 में मिलेगा, 42 में मिलेगा, 46 में, इन सभी अनुच्छेदों में आपको मिलेगा दोस्तों। क्योंकि 38 में कहेगा कि सरकार का काम होगा कि कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी मतलब लोगों को कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, इसमें कहेगा 41 में कि सरकार का काम होगा कि लोगों के लिए कार्य का
मतलब कि काम को उपलब्ध कराए। 42 में आप देखोगे कि तो इसमें कहेगा कि जब प्रसूति व्यवस्था, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उस दरमियान महिलाएं के लिए उचित सुविधा करे सरकार, उसको उस दौरान जब होगा तो काम पे नहीं भी बुलाने पर भी उसको वेतन दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के 46 में आप देखोगे अनुच्छेद में, उसमें कहेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए सरकार जो है विशेष उपबंध करे, आरक्षण जैसी कुछ व्यवस्था करे, इसका बात करता है दोस्तों। तो ये सामाजिक न्याय है कि समाज में सभी को बराबरी करने के लिए सरकार कुछ नीतियाँ बनाए। आर्थिक न्याय क्या है दोस्तों? आर्थिक न्याय मतलब आप पैसा से होगा। अच्छा, आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में यानी जो बड़े लोग हैं जिसके पास ज़्यादा धन है उसका धन छीन करके और मतलब कि जो गरीब लोग हैं उसमें बांट दे, तो फिर तो ये तो तानाशाही हो जाएगा, साम्यवादी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वैसा नहीं है। इसमें है कि जो गरीब है उसके उत्थान के लिए उसको हाथ पकड़ कर सरकार जो है आगे बढ़ाने का क्या करे, काम करे, तो वो जो हो जाएगा आर्थिक न्याय। उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाए, उसको लोग सरकार जो है कुछ आरक्षण जैसा सुविधा करे, तो ये है आर्थिक न्याय दोस्तों। ठीक है, और समानता लाने का सरकार का कोशिश करना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक न्याय है क्या? तो राजनीतिक में सभी को बराबरी मतलब कि बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए छूट दिया जाए। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आप ये भी देख सकते हो कि ये जो है आर्टिकल आपको मिल जाएगा 324 में। ये आर्थिक न्याय जो है 39 का बी और सी, 39 का बी सी जब पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कि संपत्ति का विकेंद्रीकरण नहीं, ऐसा नहीं एक ही व्यक्ति के पास पूरा संपत्ति आ जाए, ये नहीं होना है। इसको होने से सरकार इस पर रोकेगी। ठीक है, 39 के बीसी में। 40 में ये राजनीतिक दोस्तों आर्टिकल 324 में दिया गया है। ठीक है, 324 में है कि इसमें गरीब हो अमीर हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी जो है राजनीतिक में भाग ले सकता है, संगठन बना सकता है, तो वो राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय में हम कह सकते हैं कि एक और अधिकार है कि महिला पुरुष कोई भी लिंग हो, इसको जो है मत देने का, वोट देने का समान अधिकार। एक वोट अगर पुरुष भी दे रहा है तो उसका भी उतना ही वैल्यू होना चाहिए जितना कि महिला के वैल्यू है। एक कोई नीच जाति जिसको कहा जाता है वो भी दे रहा है, कोई गरीब चाहे अमीर दे, सभी के वोट का बराबर कीमत होनी चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना दे तो उसके भी जो वोट का कीमत होनी चाहिए वो आम नागरिक के जितना होनी चाहिए, तो वो है राजनीतिक न्याय दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार का भारत बनाने का दोस्तों कल्पना किया है कि हम भारत के लोग, अब आप सोचो ना दोस्तों, भारत के लोग के द्वारा बनाया जा रहा है तो वो अपने लिए तो विशेष उपाय करेंगे ही। तो वो देखिए दोस्तों, सामाजिक न्याय की जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसके पास रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए कपड़ा नहीं, ये सभी चीज़ों का सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ये आपको आर्थिक न्याय में, सामाजिक न्याय में आ जाएगा। तो इस प्रकार से सुविधा दोस्तों कोई व्यक्ति खुद के लिए ही कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि न्याय क्या है। अब स्वतंत्रता देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। एक स्वतंत्रता है विचार का, थॉट। ठीक है, दूसरा अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का। ठीक है, आप देख सकते हो दूसरा स्लाइड में कि स्वतंत्रता, लिबर्टी। दोस्तों, स्वतंत्रता संविधान में 2 बार चर्चा किया गया। एक अनुच्छेद आपको मूल अधिकार में जब पढ़ोगे तो उसमें अनुच्छेद 19 में मिलेगा, वो स्वतंत्रता अलग है। और यहाँ पे स्वतंत्रता जो ये उसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है जो अनुच्छेद 19 में है। इसमें 5 प्रकार का स्वतंत्रता प्रस्तावना में दिया गया है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार। कौन कौन? एक है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा है दोस्तों विश्वास है। चौथा है आपका धर्म या फिर आस्था, धर्म या आस्था। और 5वां है दोस्तों आपका उपासना। इसका होता है थॉट मतलब विचार, इसका एक्सप्रेशन, इसका बिलीफ, और इसका जो होता है दोस्तों, इसका होता है फेथ, और इसका
होता है वर्शिप, ठीक है। अब विचार क्या होता है? अभिव्यक्ति। दोस्तों इस प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे संविधान के प्रस्तावना में बात किया गया। विचार मतलब आपके अंदर कोई नया विचार आए तो उसको अभिव्यक्त आप कर सकते हो, आप उस विचार को लोगों के समक्ष रख सकते हो, लोगों के सामने रख सकते हो। तो ये विचार और अभिव्यक्ति, यानी आपके पास कोई नया विचार आए तो आप उस विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। अगर लोग उस विचार में अगर विश्वास कर लेगा कि आपका जो विचार है जो लोगों के सामने आप रखे हो और लोग उस विचार में विश्वास कर लेता है तो वो धर्म बन जाएगा, वो आस्था बन जाएगा। दोस्तों क्या बन जाएगा? वो धर्म बन जाएगा। जैसे आप सोचो दोस्तों, मुस्लिम धर्म में एक ईश्वरवाद है कि एक ही ईश्वर है, ठीक है, जो जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों अनेक प्रकार के बहुते ईश्वर है। तो ये सब दोस्तों किसी न किसी व्यक्ति का विचार आया होगा ना। अब सरस्वती पूजा आप देख सकते हो, गणेश पूजा, आप लक्ष्मी पूजा, होली, दिवाली, ये सब का विचार किसी व्यक्ति के मन में आया होगा। उस विचार को वो व्यक्ति ने लोगों के सामने रखा तो लोग ने उस पर अगर विश्वास किया तो वो लोगों के लिए वो क्या बन गया? आस्था का विषय बन गया, धर्म का विषय बन गया। अब लोग अगर आस्था हो गया उस चीज़ के प्रति तो लोग उपासना मतलब अपने अंदर धारण कर लेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? उपासना कहा जाता है। मतलब हम हिंदू धर्म को धारण कर लिए तो हम टीका चंदन लगाएंगे, और कोई मुस्लिम धर्म का तो वो टोपी पहनेगा, वो अल्लाह अकबर करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपासना। दोस्तों विश्वास और उपासना में एक अंतर है दोस्तों। विश्वास आप किसी भी धर्म में कर सकते हो, किसी भी चीज़ में, लेकिन उपासना, आस्था दोस्तों, आस्था उसी चीज़ में आएगा जो चीज़ को आप मानते हो, जो अपने इंडिविजुअल लाइफ में आप बार बार उसको लागू कर रहे हो, तो वो आस्था है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि मुस्लिम धर्म भी अच्छा है, लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हिंदू धर्म को जीते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाकलाप अपना करते हैं, तो वो आस्था हुआ दोस्तों। तो विश्वास और आस्था में ये अंतर हुआ। पहले किसी भी चीज़ में विश्वास आता है, फिर आस्था। विश्वास मान लो कोई व्यक्ति जो है सिख धर्म को मानता है, उसको हिंदू धर्म में विश्वास आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिख धर्म छोड़ दिया और हिंदू को अपना। हाँ, हिंदू धर्म को विश्वास हुआ और उसको अपना लिया और सिख धर्म को छोड़ दिया, तो उसका आस्था आ गया किसमें? अब आस्था होगा दोस्तों। तो ये आस्था रहा कि विश्वास के साथ साथ और ज़्यादा विश्वास हो जाए तो वही आस्था हो जाता है। और उपासना मतलब उसके अनुसार अपने वस्त्र को धारण कर लेता है, अपने जीवन में उसी प्रकार की प्रवृत्ति ले आता है, तो वो होता है दोस्तों उपासना। तो ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। तो हमने कहा कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या दोस्तों, और लोकतंत्र। तो हमने देखा कि लोकतंत्र और गणराज्य जैसे देश बनाएंगे जिससे लोगों को क्या मिले? तो लोगों को न्याय मिले। 3 प्रकार के कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने देखा सामाजिक, जिसमें सरकार लोगों को लिए कल्याण करेगा, लोगों के जो आर्थिक आवश्यकता, लोगों के जो आधारभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेगा, तो वो सामाजिक अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। तो सामाजिक आवश्यकता है दोस्तों। सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के बाद हमने देखा कि राजनैतिक मतलब राजनीति में सभी को समान भागीदारी दोस्तों, वो राजनीतिक न्याय हो गया। साथ साथ हमने देखा आर्थिक मतलब धन का विकेंद्रीकरण होने से रोकना, धन का वितरण लोगों में समान रूप से करना दोस्तों, ये आर्थिक है दोस्तों। फिर हमने देखा कि स्वतंत्रता 5 प्रकार का विचार, मतलब हमारे अंदर कुछ भी विचार आए हम लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ये विचार अभिव्यक्ति हो गया। फिर विश्वास, अगर लोग विश्वास करेगा तो फिर आस्था आ जाएगा, फिर उसका धारण कर लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर दोस्तों हम देख रहे हैं ई फॉर इक्विलिटी। हमने बताया था JLE, जे से जस्टिस, न्याय 3 प्रकार का, L से लिबर्टी, स्वतंत्रता 5 प्रकार का हमने देख लिया दोस्तों, ठीक है। इसे बताए थे एडविना और इनमें चलता था ये, ठीक है। तो एडविना, एक बार तो इन दोनों को दोस्तों बेड पे ही देखा गया। तो कहा जाता है कि एक पार्टी चल रहा था
तो वहाँ पे पंडित नेहरू जी जो थे अब्सेंट थे, तो उनके जो सहायक थे उनको कहा गया कि आप जाकर देखो उनके बेडरूम में पंडित जी मिलेंगे। तो देखा तो एडवीना और पंडित जी दोनों थे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच मतलब कि कुछ मिलता है दोस्तों जानने को कि इन दोनों के बीच ये चलता था। ठीक है, तो एडवीना हो गया। इसे इक्विलिटी ये हमने याद रखने के लिए आपको बताया है। तो इक्विलिटी मतलब दोस्तों समानता। तो समानता में क्या बताया गया है? तो समानता दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता। अवसर और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब होता है जी दोस्तों गरिमा, मतलब सभी लोगों को, अमीर है गरीब है सभी लोगों के साथ प्रतिष्ठा सरकार करेगी, राज्य करेगी। राज्य के मतलब क्या होता है दोस्तों? तो राज्य के मतलब ये नहीं समझ लेना स्टेट मतलब बिहार, ये नहीं दोस्तों। राज्य पॉलिटी में जब भी राज्य व्यवस्था में प्रयोग किया गया है राज्य, तो उस राज्य का मतलब देश होता है दोस्तों। देश मतलब प्रधानमंत्री, सीएम, अन्य जो जितना भी सरकारी सिस्टम है, जितना सरकारी आप कह सकते हो, विधायक का आप कह सकते हो, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, आप एनटीपीसी, रेलवे, जितना भी हो गया, ये सभी जो है सरकारी पद सब क्या है? राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो प्रतिष्ठा में राज्य जो है गरिमामय जीवन किसी भी व्यक्ति को देगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये गरिमा जैसे जीने के लिए तो एक जानवर भी जी रहा है दोस्तों, लेकिन क्या फ़ायदा? आप पहले उसको एक बंधन में एक खूंटे में बांध दे रहे हो, फिर जब मन करता है उसको खाना आप देते हो, फिर जब मन गुस्सा आता है आपको 4 लाठी मार देते हो। तो ये गरिमामय ज़िंदगी नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल उसको स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, छूट चाहिए उसे, जो मन वो करे। जैसे हमने बताया ना कि स्वतंत्रता का मतलब होता है हम चाहें तो अपने ब्याह में भी ना जाएं। इस मेरा अपना निजी इंडिविजुअल क्या है विचार है दोस्त। अवसर, अवसर मतलब क्या होता है? अवसर में समानता। अवसर में समानता मतलब क्या होता है? तो अवसर में समानता मतलब सभी लोगों के लिए अवसर की प्राप्ति हेतु समान कानून बनाना। ये नहीं कि किसी के लिए जो है कोई उच्च जाति के लोग हैं तो उसके लिए ज़्यादा अवसर दे सरकार, नहीं। जितना भी सरकारी सरकारी जो है सरकारी काम है, उस सरकारी काम के करने हेतु जो सीट निकलेगा उस पर जो सिलेक्शन होगा वो समान तरीक़ा से होगा, कंपटीशन समान होगा। हाँ, वो और बात है दोस्तों कि सरकार जो होती है अपने नीतियों के माध्यम से कुछ पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है, तो वहाँ आप कह सकते हो कि सरकार थोड़ा भेदभाव करती है। तो सरकार भेदभाव क्यों नहीं करेगी दोस्तों? आप समझो कि भेदभाव करना, तार्किक करना गलत नहीं है दोस्तों। आरक्षण जो है कहोगे आप कि आप लिखा है प्रस्तावना में लिखा है क्या? समानता। किस में समानता दोस्तों? तो अवसर में। अवसर मतलब काम करने में समानता, सभी लोगों के पास समान होनी चाहिए। तो आप समझो कि रेलवे या कोई भी वैसा एग्ज़ाम आप ले लो, उसमें समझो आपकी सरकार 1000 सीट निकाली है, जिसमें से पहले ही आरक्षण दे दिया है। जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए मान लो कुछ आरक्षण दे दिया, उसको कम ही नंबर पे, किसी को 85 नंबर पे किसी जाति को उठाया है तो किसी को 75 पे ही उठा लिया है। तो यहाँ भेदभाव कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं करेगा दोस्तों? आप समझो तो कि कोई व्यक्ति एक 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 जो है अनुसूचित जाति जो जंगली क्षेत्र से आता है, एक समझो कि आप शहर के क्षेत्र से आते हो, तो आपके पास सुविधा भी तो ज़्यादा है पढ़ने का, ज़्यादा कुछ कर जाने का। तो इसके पास जंगली एरिया का है, किस प्रकार से ये मेहनत करके, इसके पास संसाधन नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? कुछ विशेष उपबंध करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भेदभाव तार्किक होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों समानता हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे देश? तो भारत को बनाएंगे ये आपका SSSR, ताकि SSSR ये भारत के क्या है? प्रकृति है, हमारे संविधान के क्या है? प्रकृति है। ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिले? ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिले? तो यहाँ के लोगों को हमने देखा कि न्याय मिले, 3 प्रकार के यहाँ के लोगों को समानता मिले दोस्तों। ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या मिले? न्याय मिले 3 प्रकार के,
तो प्रस्तावना में कितना न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता मिले दोस्तों 5 प्रकार का, और समानता 2 प्रकार का। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि संविधान के प्रस्तावना में कितना प्रकार का समानता है? 2 है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर। 5 वो क्या है? तो 5 जो है वो स्वतंत्रता है। कौन कौन? विचार अभिव्यक्ति, विचार है या उसको प्रकट कर सकते हो आप, फिर विश्वास करेगा लोग तो वो आस्था हो जाएगा। फिर आस्था के बाद इसमें दिया गया है दोस्तों क्या? तो उसमें है फिर कि आपका उपासना की धारण कर सकते हो, ठीक है। इसका आज़ादी है, आप किसी भी धर्म में विश्वास करते हो तो आप उस धर्म को अपने अंदर धारण कर सकते हो, अपना सकते हो, राज्य नहीं रोकेगा। इसीलिए भारत को में किसी एक धर्म नहीं है दोस्तों, अनेक धर्म है। भारत धर्मावलंबी क्या कहा जाता है? बहुधर्मावलंबी देश है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रस्तावना में। फिर दोस्तों प्रस्तावना में हमने देखा SSDR समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ये संप्रभु और पंथ निरपेक्ष। तो एक शब्द यहाँ पे है पंथ निरपेक्ष। क्या होता है पंथ निरपेक्ष दोस्तों? हम देखते हैं। तो पंथ जो निरपेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष, इसमें है दोस्तों कि सरकार या राज्य मतलब क्या हो? जितना भी सरकारी संस्था है वो राज्य जो है, राज्य यानी सरकार, ठीक है, सरकारी संस्था में राज्य जो है किसी भी धर्म के साथ, पंथ दोस्तों क्या होता है? पंथ कोई धर्म को मानने वाला। यहाँ पे धर्म का परिभाषा महात्मा गांधी ने अलग किया, इसीलिए यहाँ पंथ का शब्द का उपयोग किया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य को धर्म कहा जाता है। वो जो अपने ज़िंदगी में जीता है, जो मेहनत करता है, वो उसका धर्म है। और यहाँ पे पंथ शब्द, पंथ मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी रिलीजियस से जो है, हिंदू मुस्लिम, ये पंथ है दोस्तों। तो कोई भी धर्म है वो मान रहा है राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं करेगा सरकार। प्रोत्साहन मतलब किसी भी धर्म को बढ़ाने का काम राज्य नहीं करेगा, न तो किसी धर्म को खींचने का काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है धर्म से बिल्कुल क्या है? राज्य अलग होगा, तटस्थ रहेगा दोस्तों, दूरियां बना के रहेगा। तो इसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में रखा गया। तो प्रस्तावना में आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, फिर अपलोड होने में मुश्किल होता है, ठीक है। आगे कल हम देखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है भी या नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज हमने क्या देखा? तो आज हमने प्रस्तावना में देखा, एक ओवरव्यू बता देते हैं कि हमने देखा कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? तो भारत को संप्रभु बनाएंगे। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी और कैसा? तो भारत को संप्रभु, समाजवादी और क्या? पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और कैसा? गणराज्य। तो हम भारत के लोग गणराज्य, ठीक है, या गणतंत्र है दोस्तों, क्या? गणतंत्र। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु मतलब कि वैसा देश है भारत जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। समाजवादी मतलब कि वही दोस्तों कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सभी धर्म को समान महत्व देगी, ठीक है। लोकतांत्रिक, जहाँ का शासन का प्रमुख PM जो होगा निर्वाचित होगा। गणतांत्रिक मतलब कि हो जाएगा कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना। फिर ऐसा बनाकर हम यहाँ के भारत के लोगों को क्या देंगे? न्याय देंगे। कैसा न्याय देंगे? तो आर्थिक देंगे, सामाजिक देंगे, आर्थिक और राजनैतिक दोस्तों। हमने देखा राजनैतिक क्या होता है, आर्थिक क्या होता है। समाजवादी मतलब कि आर्थिक जो आधारभूत आवश्यकता है उसका पूरा करना समाजवादी हो जाएगा। आर्थिक क्या होगा दोस्तों? आर्थिक की मतलब कि अर्थव्यवस्था जो है उसको धन का विकेंद्रीकरण नहीं होने देना है, जो भी संसाधन है उसको
इस प्रकार से बांटना है कि सभी लोगों को लाभ पहुँचे, ठीक है। राजनीतिक मतलब राजनीति में सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सभी पद के लिए जा सकता है, ठीक है। सभी के समान महत्व होगा वोट का, किसी के बराबर और किसी को कम या बेसी नहीं होगा दोस्तों। न्याय हो गया। स्वतंत्रता हमने देखा 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, जिसमें से है विचार अभिव्यक्ति, विचार है उसको अभिव्यक्त करो, लोगों के सामने रखो, फिर विश्वास लोग करेगा, फिर वो धर्म बन जाएगा, फिर वो जो होगा धर्म या आस्था, फिर लोग उसका उपासना अपने अंदर धारण कर लेगा दोस्तों। फिर हमने देखा समानता, क्या देखा? समानता। तो इन सभी चीज़ों को हम देंगे। समानता मतलब अवसर में समानता और प्रतिष्ठा में समानता। आप बताओ दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी या कुंडली क्यों कहा गया? मतलब ये सारी चीज़ दोस्तों आपको मिलेगा संविधान में। तो आप बताओ, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रस्तावना में संविधान से निकाल कर रखा गया है, तो क्या संविधान के नेचर को बता रही है? संविधान के नेचर को बता रही है ना। संविधान का कुंजी नहीं है, संविधान इससे नहीं खुल रहा है कि संविधान में इतनी बड़ी बड़ी बातें रखी गई है। आप अभी दोस्तों संविधान शुरू भी नहीं किया, प्रस्तावना से ही समझ गए हो कि हमारा संविधान कैसा है। हमारा भारत तो इसी प्रकार से चल रहा है कि न्याय मतलब कि लोकतंत्र है, ये राजनीतिक जो है न्याय मिलता है, आर्थिक न्याय मिलता है, सामाजिक मिलता है, स्वतंत्रता इस प्रकार से है कि हम सोच सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये सब तो आप जानते हैं दोस्तों, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसे होना चाहिए? अच्छा, आत्मा इसलिए कहा गया है कि अब बताओ दोस्तों, ये सब चीज़ों को अगर संविधान से निकाल दिया जाए और हमारे संविधान में न हो, स्वतंत्रता ना हो, समानता ना हो, ये न्याय ना हो, ये सब संप्रभु ना हो भारत, तो फिर कैसे होगा दोस्तों? नहीं होगा ना। तो कोई फ़ायदा है हमको वो संविधान को रहने से? इसीलिए इसको आत्मा कहा गया है दोस्तों। आत्मा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को कहा जाता है आत्मा, ठीक है। उसको निकल जाने से बॉडी का कोई कीमत नहीं रह जाता है। तो संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसको कहा गया है दोस्तों। इसको निकाल लेने से संविधान का कोई कीमत नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो संप्रभु आप समझ पाए हो कि संप्रभु क्या होता है? तो संप्रभु जो है दोस्तों किसके पास है? तो संसद के पास। संप्रभु मतलब आप और समझ सकते हो कि संप्रभु देश है, भारत संप्रभु है। क्या है? भारत, न कि राज्य, न कि बिहार। बिहार क्या संप्रभु है? बिहार क्या अपने बाहरी डिसीजन बिहार किसी के साथ चाहेगा तो मिल सकता है, किसी देश के साथ नहीं। किसी देश से समझौता करेगा नहीं। भारत तो ये क्या कहा जाता है, बिहार तो भारत के अंतर्गत आता है। तो बाहरी फैसला कौन लेगा? भारत लेगा। आंतरिक भी डिसीजन पूरा नहीं लेने के लिए स्वतंत्र है। आंतरिक भी डिसीजन भारत का जो देश का प्रधानमंत्री है उसके अनुसार यहाँ पे शासन कर दिया जाता है, ठीक है, या राष्ट्रपति के अनुसार दोस्तों। तो ये होता है संप्रभु दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन संभव है या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना भी जाता है या नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।